Good morning, students, and welcome back. In the last lecture, we started about this lesson 3.3 Stephen Hawking. We were talking about Stephen Hawking, who was born on January 8, 1942, and died in the year 14th March 2018. So, we came to know that Stephen Hawking was an English theoretical physicist, cosmologist, author, and the director of research ऑफ थियोरेटिकल कॉस्मोलॉजी इन द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर के पोस्ट में थे, द रिसर्च ऑफ द थियोरेटिकल कॉस्मोलॉजी. उनको एक हॉनर भी मिला था, ये वॉज अ हॉनरी फेलो. उनको एक किताब रहता है जो एक इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन ऐसे लोगों को ये देते हैं जिनका इसमें एक मूल्यवान व्हाट यू कैन से एक बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका रहता है उसमें. तो उनके लिए ये पदवी दिया जाता है हॉनरी फेलो करके. एक बहुत ही वेल नोन या वी कैन से दैट बहुत ही ऑनर का एक पदवी रहता है. एंड दैट वाज गिवन टू मिस्टर स्टीवन हॉकिंग ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स. लाइफ मेंबरशिप भी उनको मिला था Pontifical Academy of the Science and the recipient of the Presidential Medal of Freedom. तो हम लोग ने ये जाना. He was born in the year 1942. He is a British scientist, professor, author and as well as he made a groundbreaking work. मतलब उन्होंने बहुत ही एडवांस न्यू काम वगैरह किए थे related to physics and cosmology. Cosmology, see the meaning over there, it is given the science of the origin and the development of the universe. तो और उनका ये था कि एट द एज ऑफ 21 उनको एक बीमारी का ये फेस करना पड़ा, दैट इज़ एमियोट्रोफिक लेटरल सिरोसिस करके, जिस एट द एज ऑफ 21 व्हेन ही वाज डूइंग हिज स्टडी इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज. तो उनको इसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें प्रॉब्लम फेस हुई. उनका बॉडी एक्चुअली इस बीमारी ऐसी होती है जिसपे मसल्स लोगों की क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन है, हार्डन अप हो जाता है और वो शरीर हिलने डुलने लायक नहीं रहता है. तो उस वैसे ही उनको भी ऐसे ही हुआ, बीमारी लग गई जिसकी वजह से उनका शरीर लकवा मार गया और उनको व्हील चेयर में उसके बाद एट द एज ऑफ 21 उनको व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ा. और सारी ज़िंदगी जब तक थे वो व्हील चेयर के सहारे चलते थे. उनको हर एक वक्त में किसी न किसी लोगों की ज़रूरत पड़ती थी अपने काम करवाने के लिए. अपने साथ उनके साथ रहना पड़ता था ऑल द 24 आवर्स. वो एक फिजिस्ट ही नहीं थे, कॉस्मोलॉजिस्ट ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने इज़ ऑल्सो ऑथर एंड ही हैज रिटन 15 बुक्स. उनके बुक्स बहुत प्रचलित हुए थे. द फ्यू मोस्ट ऑफ द बुक्स आर देयर, द ग्रैंड डिज़ाइन, द यूनिवर्सिटी इन अ नटशेल, द थियरी ऑफ एवरीथिंग, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द टाइम, द शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव, एक शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव बुक थे ऑन द अकाउंट ऑफ कॉस्मोलॉजी रिलेटेड टू यूनिवर्स for the masses and offered an overview of the space time और स्पेस का और टाइम का इसमें सारी जानकारी वगैरह एक उसके बारे में दी गई थी. द वर्क ऑफ एन इंस्टेंट सक्सेस स्पेंडिंग 4 years एट टॉप. हॉकिंस का एक जो बुक थे अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वो 4 साल तक लगातार लंदन संडे टाइम्स में 4 साल तक टॉप में रह चुका. काफ़ी सारे उसकी किताबें सेल हुई थी. सी ये सोल्ड मिलियंस ऑफ कॉपीज उसके सेल हुए थे. और वो 40 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किए गए थे. उनकी जो किताब थी वो 40 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किए गए थे. अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ऑल्सो वॉजंट एन ईजी. ये भी एक ये था, उसको और बेहतर बनाने के लिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने और एक बुक उसके पीछे बनाया था, दैट इज़ द यूनिवर्स इन अ नटशेल. यूनिवर्स इन अ नटशेल मीन्स उसमें उन्होंने और बेहतर अच्छी तरह से इलिस्ट्रेट किया है उस थीम्स को, उस आइडिया को जो उन्होंने ब्रीफ ऑफ हिस्ट्री पे एक्सप्लेन किए थे. इलिस्ट्रेटेड गाइड मतलब उसमें लोग ने ग्राफिक्स वगैरह पिक्चर्स वगैरह बनाए किस तरह वो काम करता है और थियरीज को और अच्छी तरह से बेहतर से एक्सप्लेन किए थे लोगों को समझने के लिए. इन 2005 दैट इज़
Even more 2005 Hawking authored the even more accessible A Briefer History of Time, विच फर्दर सिंप्लीफाइड द ओरिजिनल वर्क को कॉन्सेप्ट। ओके, उसके बाद उन्होंने और एक वो किताब लिखी थी अ ब्रीफियर हिस्ट्री ऑफ टाइम, जिसमें और चीज़ें को और सिंप्लीफाई किया गया था उनका काम को, ताकि वो ज़्यादातर लोगों के हाथ में पहुंच सके। एंड द न्यूएस्ट डेवलपमेंट इन द फील्ड लाइक स्ट्रिंग थियरी करके था। थियोरेटिकल होता है, मतलब वो एक थियोरेटिकल हम लोग बोलते हैं, दैट इज मीन्स कोई भी चीज़ को वो उसमें सिर्फ बोलने से नहीं होता, उसको एक्सप्लेन किया जाना चाहिए। इसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स होते हैं, जिससे आपको प्रूव करना रहता है कि आप जो एक्सपेरिमेंट है वो सही है। तो ये थियोरेटिकल वो प्रोसेस रहता है जहाँ पे आप अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं, आपके आइडिया को एक्सप्लेन किया जाता है। जब तक आप उस चीज़ को लिखोगे नहीं, उसका बारे में बताओगे नहीं, तो लोग नहीं समझ पाएंगे सिर्फ मुँह से ज़बानी बोलने से। तो थियोरेटिकल एक ये रहता है जिसमें अगर वो कोई भी ये करते खोज करते तो उसको वो खोज को एक्सप्लेन करके उसको लिखा जाना चाहिए किताब में। और थियोरेटिकल ये जो प्रोसेस है वो उसमें इसके बारे आधारित रहते हैं, तो उसको देख के लोग समझ पाते। दिस 3 बुक्स हम लोग ने ये सब यहाँ पे पढ़ा है। सॉरी, व्हाट इज दैट, यू कैन थिंक इन 11, उनको माना जाता था कि वो हर तरह से वो सोच सकते हैं टू ले आउट सम ऑफ द बिग पॉसिबिलिटीज फॉर मैनकाइंड। ही इज कन्विंस दैट टाइम ट्रैवल इज पॉसिबल। वो बोल रहे थे टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल होगा एंड देयर ह्यूमंस मैन इंडीड कॉलोनाइज अदर प्लैनेट्स इन द फ्यूचर। मतलब आगे जाके काफ़ी सारे चेंजेस हो जाएगी, काफ़ी सारे खोजबीन की जाएगी, लोग आप बाकी के स्टार्स के बारे में जान पाएंगे, उसके बारे में, उसकी नेचर के बारे में, किस तरह हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है, और किस तरह हर एक चीज़ को वो समझ पाएंगे अपनी स्टडी द्वारा। इन September 2010 हॉकिंस स्पोक अगेंस्ट द आइडिया ऑफ दैट गॉड कुड हैव क्रिएटेड द यूनिवर्स इन दिस बुक। एक किताब में उन्होंने ये किया था कि भगवान ने हो सकता है यूनिवर्स बनाया है करके, बट लेटर ऑन उन्होंने ये किया कि भगवान और यूनिवर्स हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकता है दोनों साथ साथ इस धरती पे, इस दुनिया में, विश्व में आए होंगे। एंड ही फॉलोड दिस वन, वो बहुत इनको मानते थे, न्यूटन्स को मानते थे। तो न्यूटन का जो इज ऑल्सो ए फिजिस्ट, तो उन्होंने जो भी ये लॉस वगैरह बनाए थे उनको फॉलो करते हुए उसको और आगे बढ़ाते हुए उन्हें और खोज छानबीन की, और उन्होंने ये माना कि यूनिवर्स सबसे पहले आ गए, भगवान से भी पहले। गॉड इज लाइट द ब्लू टच पेपर एंड सेट द यूनिवर्स गोइंग। At the age of 21, Hawkins was diagnosed with the amyotrophic lateral sclerosis. That's a disease, ALS, or low grade disease. In a very simple sense, nerves that control his muscles were shutting down at the time doctors gave him 2.5 years to live. यानी इसमें उनका हर एक इंसान के मसल्स रहते हैं जो अपनी बॉडी को हिलने के लिए मदद करते हैं, तो उनका मसल्स क्या हुआ, टाइटन अप हो गए या हार्डन अप हो गए, जिसकी वजह से उनके बॉडी के सारे मसल्स काम करना बंद कर दिए। हॉकिन को ये बात पता था, पर उन्होंने ये सिर्फ अपने तक ही सीमित रखी थी। लेकिन उनके डैडी जो है उनको इस बात का पता चला था कि बेटे को कुछ तो प्रॉब्लम है, तो उन्होंने उनकी जांच वगैरह हॉस्पिटल में जाके उसके डायग्नोस वगैरह करवाए। बट व्हेन हिज फादर टुक हिज नोटिस ऑफ द कंडीशन, ही टुक Hawking to see the doctor. For the next 2 weeks, 21-year-old college student made his home to the medical clinic where he underwent a series of tests. उसके पापा उसको हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर को दिखाए, और वहाँ पे उनके काफ़ी सारे जांच, इलाज, टेस्ट वगैरह किए गए थे। They took a muscle sample from my arm, stuck electrodes into him and injected some radio-opaque fluid into my spine and watched it going up and down with the x-rays as they tilted the bed. He once said after all that they didn't tell me what I had except that was not multiple sclerosis. मतलब उनके ऊपर काफ़ी सारे टेस्ट किए गए थे और डॉक्टर नोटिस कर रहे थे उस टेस्ट का क्या उसके ऊपर असर होता, पर उन्होंने डॉक्टर ने इनको कभी कुछ नहीं बताया।
बट सिर्फ इतना बताया कि उनको मल्टीपल सिरोलिसिस का बीमारी है एंड दैट वाज अ टिपिकल केस। अ टिपिकल मीन्स अ वेरी अनयूजुअल केस था, मतलब वेरी रेयर लोगों को ये बीमारी होती है। Eventually, however, doctors did diagnose Hawking with the clear early stage of AL. It was devastating news from him and his family, but a few events prevented him from becoming completely despondent. तो ये सब डॉक्टर ने बहुत अर्ली स्टेज में उनकी बीमारी की पहचान हुई थी, उन लोगों को बताया था, उन लोगों उसके फैमिली को भी, स्टीवन हॉकिंग की फैमिली को भी, बट फ्यू इवेंट्स प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम बिकमिंग कम्प्लीटली डिस्पॉन्डेड। का कुछ ऐसे चीज़ें थे उसको कम्प्लीटली उन्होंने, मतलब ऐसे नहीं कि वो कम्प्लीटली बहुत ही इट वॉज डिवास्टिंग न्यूज़, मतलब बहुत ही सीवियर शॉक देने वाला ये बीमारी था। उनके बारे में जानकारी उनका फैमिली को मिला था, बट अ फ्यू इवेंट्स प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम बिकमिंग कम्प्लीटली डिस्पॉन्डेड मतलब हनहैप्पी। ऐसा नहीं कि ये सारी बातें सुन के वो बहुत ही हताश हो गए और उनको आशा ही नहीं रहा किसी बात, ऐसा नहीं रहा, उनमें को थोड़ी सी आशा बनी थी। द फर्स्ट ऑफ दिस केम while Hawking was still in the hospital. There he shared a room with a boy suffering from leukemia. Relative to that, his roommate was going through. Hawking later reflected his situation seemed more tolerable. Not long after he released from the hospital, Hawking had a dream that he was going to be executed. He said this dream made him realize that there were still things to do with his life. मतलब जिस हॉस्पिटल में उनको रखा गया था उसके आजू बाजू बेड में भी ऐसे लोग, बीमार लोग थे। उसमें से एक लड़का था, ल्यूकेमिया मीन्स ये भी एक ब्लड कैंसर का एक कैंसर की ये है स्टेज है जिसमें बोन मैरो जो खून वगैरह बनाने उसका ये रहता है, उसमें एक प्रॉब्लम होने की वजह से उसमें भी डेथ हो सकती है। तो एक बच्चा उसको ऐसे मिले, तो जो उसको देख के महसूस हुआ हाँ कि मेरे से भी बुरी हालत और लोगों की भी है, यानी मेरे में अभी भी थोड़ी सी ये है कि मैं ज़िंदगी में कुछ कर सकता, कुछ सारे ख़त्म, यानी मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने से पहले मेरे पास काफ़ी वक्त है, इस वक्त में मैं कुछ कर सकता हूँ। इन ए सेंस हॉकिंग दिस इज हेल्प्ड हिम became the noted scientist he is today. Before the diagnosis, Hawking hadn't also focused on his studies. Before my condition was diagnosed, I had been very bored with my life. He said there had not seemed to be anything worth doing. With the sudden realization that he might not even live long enough to earn his PhD. एक्चुअली उनको पढ़ने का इतना, उनको ये बीमारी लगने से पहले उनको लाइफ बहुत बोरिंग लग रही थी। इस फीलिंग द लाइफ वॉज वेरी बोरिंग, उनको पढ़ाई में मन नहीं कर रहा था। पर अब उनको पास महसूस होने लगा कि उनके पास वक्त बहुत कम है, ही विल सून डाई। तो उन्होंने एक सोचा कि अपने इस लाइफ के जितने भी बचे दिन है उसके अच्छा इस्तेमाल होने चाहिए और कुछ अच्छी सी खोजबीन करनी चाहिए। हॉकिंग poured himself into his work and research. तो उन्होंने अपने आप को झोंका, अपने आप को काम के प्रति एक काम में झोंक दिया और काफ़ी सारे रिसर्च करने लगे। As physical control over his body diminished, he forced to use a wheelchair. By 1969, the effect of his disease started to slow down. Over time, however, Hawking's ever expanding career was accompanied by his ever worsening physical state. By the mid-1970s, the Hawking family had taken in one of the Hawking's graduate student to help manage his care and work. मतलब उनका 1969 में उनका बॉडी और ज़्यादा वीक हो, जैसे टाइम बीतता गया इस बॉडी वॉज गेटिंग वीक अप एंड दिस स्टेजेस वॉज वर्सनिंग अप। उनकी हालत और बिगड़ती जा रही थी, उनको कम्प्लीटली व्हील चेयर पर ही वो आधारित थे। यहाँ वहाँ जाने के लिए उनके सारे उनको देखभाल करने के लिए किसी न किसी की ज़रूरत पड़ती थी। तो एक लड़का उन्होंने रखा था ग्रेजुएट स्टूडेंट टू हेल्प हिम टू मैनेज हिज केयर, उनका सारे काम काज मदद करने के लिए उनको एक ग्रेजुएट लड़के को उनके साथ रखा गया था। ही कुड स्टिल फीड हिमसेल्फ एंड गेट आउट ऑफ बेड बट वर्चुअली एवरीथिंग एल्स रिक्वायर्ड असिस्टेंट। वो अपने मतलब वो तो खा सकते थे, बेड से उठ भी सकते, लेकिन हर एक चीज़ का हर एक काम करने के लिए उनको किसी न किसी की सहारा की ज़रूरत पड़ती थी। इन एडिशन स्पीच हैड बिकम increasingly slurred so that only those who knew him well could understand him.
In 1985, he lost his voice for good following a tracheotomy. The resulting situation required 24 hours nursing for the acclaimed visit. फिर उनका 1985 में उनका आवाज़ भी निकल गई, दैट इज ट्रैकोटोमी देखे, एंड इनसिजन्स इन द विंडपाइप मेड टू रिलीव एंड ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ ब्रीथिंग. तो उनको बात करने में भी दिक्कत होने लगी, तो उनको एक ट्रैकोटोमी करके एक ये इलाज किया गया था, जिसमें क्या विंड पाइप में एक कट डाला गया ताकि उनको सांस लेने में आसानी हो. He was also put in a peril Hawking's ability to do his work. See, peril means serious and immediate danger. Okay. He was also put in a peril Hawking's ability to do his work. The predicament caught the attention of the California Computer Program, who had developed a speaking program that could be directed by head or eye movement. See, प्रीडिकेमेंट का मतलब है डिफ़िकल्ट एंड अनप्लेजेंट सिचुएशन, मतलब ऐसे बुरी हालत में एक अनप्लेजेंट सिचुएशन या डिफ़िकल्ट सिचुएशन. ओके, प्रीडिकेमेंट कॉट द अटेंशन ऑफ अ कैलिफोर्निया कंप्यूटर प्रोग्राम. ये ऐसा जो ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन पे एक इंसान का एक कैलिफोर्निया में काम करने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम का ध्यान जाता है. ई डेवलप्ड स्पीकिंग प्रोग्राम, उन्होंने एक स्पीकिंग प्रोग्राम डेवलप किया दैट कुड बी डायरेक्टेड बाय द हेड और आई मूवमेंट, जिसको हम लोग डायरेक्ट कर सकते थे सिर से या आई मूवमेंट से. बिकॉज हॉकिंग वॉज अनएबल टू टॉक, उनका जो बीमारी की वजह से तो वो बात में कर नहीं पा रहे थे. तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम ने ये देखा इनको इस तरह डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, तो उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया जिससे वो सिर के बल या आँखों के मूवमेंट से ऑपरेट किसी चीज़ को ऑपरेट किया जा सके. द इन्वेंशन allowed Hawking to select words on the computer screen that were then passed through the speech synthesizer. At the time of the introduction, Hawking, who still had use of his fingers, selected his words with the handheld clicker. Today, with the virtually all control of his body gone, Hawking directs the program through a cheek muscles attached to a sensor. यानी उसे एक देखिए व्हाट वाज दैट, सेलेक्ट वर्ड करना रहता है ऑन द स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन में, और उसको बाद में स्पीच सिंथेसाइजर करके एक ये प्रोसेस रहता है, उससे ये करना, मतलब जो आप बहुत बात बोलना चाहते हो वो स्पीच सिंथेसाइजर से उसको बताया जा सकता है. At the time of the introduction, Hawking, who still used this finger, selected his words with the handful clicker. पहले वो अपने हैंड से ये क्लिक करते थे. See here, sensor, a device which dilates or measures the physical property and records, indicates or otherwise responds to it. एक डिवाइस होता है which detects or measure a physical property, या उसको रिकॉर्ड करते हैं. सिंथेसाइजर, स्पीच सिंथेसाइजर भी ऐसे ही प्रोसेस किया रहते हैं. Who still used this finger? Now Hawking was using his fingers and all, selected his words with the handheld clicker. handheld clicker की मदद से वो अपने वर्ड्स को सेलेक्ट करते थे. Today the virtually all control of his body. Now उसके बाद उनका बॉडी का सारे कंट्रोल चले गए. उसके बाद वो जो भी कुछ करना चाहते थे चिक मसल से, यानी चेहरे का जो चिक मसल्स की मदद से वो कुछ भी बताते थे. डायरेक्ट द प्रोग्राम, अपने प्रोग्राम्स को डायरेक्ट करते थे विद द चिक मसल्स अटैच टू द सेंसर, और उसका चिक मसल्स किससे था, सेंसर से अटैच था, ताकि वो जो भी बोलना चाहते थे ये करना चाहते थे वो सेंसर के द्वारा वो रिकॉर्ड होता था या बताया जाता, दूसरे को समझ में आती थी. Through the program and the help of the assistants, Stephen Hawking has continued to write at a prolific rate. His work was included numerous scientific papers, of course, but also information of the non-scientific community. तो एक असिस्टेंट के द्वारा उन्होंने अपने सारे चीज़ें जो लिखनी थी, लिखना था, उनको बताना था, सारे प्रोग्राम्स, पेपर्स वगैरह, साइंटिफिक पेपर उस असिस्टेंट के द्वारा वो करवा लेते थे. Hawking's health, of course, remains a constant concern, a worry that was heightened in 2009 when he failed to appear at the conference at the Arizona because of the chest infection.
उनको 2009 में चेस्ट इन्फेक्शन होने की वजह से उन्होंने कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं कर पाए एरिजोना में. In April, Hawking, who was already announced he was retiring after 30 years from the post of the Lucasian professor of the mathematics at the Cambridge, was rushed to the hospital for being what university officials described as a gravely ill. Okay. It was later announced that he was expected to make a full recovery. He passed away on the year 2014 and he passed away on 14th March 2018. At the age of 30 उन्होंने हॉकिंग ने रिटायरमेंट लेने की ये किया, अनाउंस किया फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द लुकेसियन प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स. जो कैम्ब्रिज में थे उनका ये था पोस्ट, उससे उन्होंने रिटायरमेंट ले ली. बाद में उसको हॉस्पिटल में लेके गए थे और काफ़ी बहुत बुरी तरह से हिल हो चुके थे, बीमार थे. वो बहुत बीमार होने की वजह से उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया था. ये माना जाता था कि हो सकता है कि वो कंप्लीट रिक्वायरमेंट हो जाए, बट लेटर ऑन ही पास द ईयर ऑफ 2018 ऑन द 14th मार्च. तो ये इस लेसन में दिखाया गया था बीइंग सच ए डिसेबल पर्सन, मतलब एट द एज ऑफ 21 ही वो अपने इतने यंग एज में डिसेबल हो गए. दूसरे पर निर्भर रहने के बावजूद भी उन्होंने लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट किए थे, बहुत सारी खोजबीन की थी. इज़ अ फिजिस्ट, वो एक प्रोफेसर भी रह चुके हैं मैथमेटिक्स के इसमें. इसके बावजूद भी उनको इसकी हालत, उनकी ऐसी हालत में भी वो निराश नहीं हुए. अपनी जो एक ये थी विश थी, एक गोल था जो अचीव करना चाहते थे, उन्होंने अचीव किया. एंड लेटर ही डाइड. इससे हमें ये पता चलता है कि इंसान अगर चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं. डिसेबिलिटी जो हमारे में है उसको भी हम मात दे सकते और हम कुछ कर सकते. उनका नीचे का हिस्सा, जो सिर्फ का नीचे का हिस्सा, वो बहुत ये हो चुके थे, लाचार हो चुके थे. उनके मसल्स वगैरह काम नहीं करते, चल फिर नहीं सकते थे. उसके बावजूद भी उंगलियों से या चेहरे से या एक्सप्रेशन से, आंखों के इससे वो अपनी बात बताते थे. इतने बुरी हालत होने के बावजूद भी उन्होंने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किए, बहुत अचीवमेंट थी, क्योंकि वो कुछ करना चाहते थे, बनना चाहते थे एज ए फिजिस्ट. आज उनका एक नाम विश्व भर में प्रसिद्ध है, विद द वेल नोन साइंटिस्ट. तो दिस इज़ व्हाट इट इज़ ए मोटिवेशनल थिंग्स वी कैन से. उनकी जो अपनी कहानी है वो मोटिवेशनल है लोगों के लिए, जो ऐसे लोगों के लिए जो ज़िंदगी से हार मान चुके हैं, छोटी सी बात में हो या अपनी डिसेबिलिटी की वजह से हो, जो भी उनको ये मोटिवेशनल दे रहा है कि आप इतने, आपकी हालत भले कैसे ही क्यों ना हो, आप अगर चाहो तो कुछ ना काम कर सकते. अपने जो इंटेंशन लाइफ में कुछ सोचे हैं आप उसको हासिल कर सकते. That is what in this lesson it is mentioned in the life of the Stephen Hawking. Bye. See you in the next lecture.